अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, फिजियोथेरेपी के मैंने बारे में आपको जानकारी दी। फिजियोथेरेपी क्या होती है, फिजियोथेरेपी का मतलब क्या है, फिजियोथेरेपी का इतिहास भी मैंने आपको बताया था। ये मेरी 5वीं क्लास है। और साथ साथ में फिजियोथेरेपी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो भी मैंने समझाए थे, बताए आपको। उसके बाद में थेरेपी प्रिंसिपल्स कौन कौन से है वो भी बताए थे। थेरेपी प्रिंसिपल में मैंने आपको 8 प्रिंसिपल के बारे में बताया था। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ऑब्जर्वेशन, बायोवेव्स, कैरोपैटी, सुजोक, फिजियोथेरेपी, मसाज, ये सभी 9-10 प्रकार के प्रिंसिपल थे, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद में एक्सरसाइज थेरेपी, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में एक थोड़ा सा जानकारी दी थी कि इसमें 2 टॉपिक होते हैं, मैनुअल मसल्स टेस्टिंग और गोनीमेंट्री। ये 2 टॉपिक हमारे इसमें थे, लेकिन उसमें से मैनुअल मसल्स टेस्टिंग के बारे में पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। और मैनुअल मसल्स टेस्टिंग हमें ज़रूरी क्यों है फिजियोथेरेपी में, ये भी मैं आपको डीप में बताऊंगा। और जो मैंने सब टॉपिक लिख के दिए थे मैनुअल मसल टेस्टिंग के 25, तो उपाध्याय सर 25 ही है, 28 नहीं है, 28 उसके मतलब पेजेस थे, सॉरी 25 आर्टिकल्स है उसमें। ठीक है सर। ओके। और देखा जाए तो मैनुअल मसल्स टेस्टिंग में जो मैंने आपको 25 आर्टिकल्स बताए थे, उसमें नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि मैनुअल मसल्स टेस्टिंग एंकल इन्वर्जन। सेकंड बताया था मैनुअल एमएमटी एंकल इवर्जन, एमएमटी डॉर्सिफ्लेक्शन, एमएमटी एल्बो एक्सटेंशन, एमएमटी फोरआर्म प्रोनेशन, एमएमटी फोरआर्म सुपाइनेशन, एमएमटी हिप एबडक्शन, एमएमटी हिप एडक्शन, then MMT hip extension, MMT external rotation, MMT hip flexion, MMT hip internal rotation, MMT knee extension, MMT knee flexion, MMT plantar flexion, MMT scapula extension, MMT scapula retraction adduction, MMT shoulder abduction, MMT shoulder extension, MMT external rotation, sorry, MMT shoulder external rotation, MMT shoulder flexion, MMT shoulder horizontal adduction, MMT shoulder internal rotation, MMT wrist extension, MMT wrist flexion. 25, राइट। ये सभी इसमें संबंधित पूरे आर्टिकल्स है, इसके बारे में मैं पूरे आपको लिख के दिए थे। लेकिन देखा जाए तो आज हम थोड़ा सा अपर लिम्ब से उसकी शुरुआत करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एंकल जॉइंट से लिख के दिया था, कोई बात नहीं, जो सब्जेक्ट मतलब जो मेरे पास नोट्स आए थे उसके सहारे में पूरा लिख के दिया था। लेकिन मेरा एक ख्याल है कि हम अगर अपर लिम्ब से यानी शोल्डर जॉइंट से अगर शुरुआत करें तो ताकि स्टेप बाय स्टेप हमें सभी को समझ में आ जाएगा शायद। लेकिन मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जो टॉपिक जैसे शोल्डर शोल्डर का मैं आज आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो नंबर 1 एमएमटी शोल्डर फ्लैक्शन, मतलब नंबर 1 करने का, और एमएमटी शोल्डर फ्लैक्शन ये ध्यान में रखने का। ठीक है, चलेगा, ये चेंज चलेगा। ओके, चलेगा चलेगा। अच्छा ऋषभ सर। कौन सर, मैं लास्ट लेक्चर को नहीं था। ओके लास्ट लेक्चर के कुछ नोट्स मिल सकते हैं, पीडीएफ वगैरह? सर नोट्स कैसा ना, मेरा ये 5वां क्लास है सर,
तो नोट्स सर तैयार हो रहे हैं, नोट्स तैयार होने के बाद आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे नोट्स तैयार करने के लिए डाले हैं, मेरा भी नोट्स आपको देने के लिए, नोट्स करने के लिए डाला है, लेकिन आपको अभी इमिडिएटली नहीं मिल सकेगा, लेकिन वो पूरे होने के बाद जो भी तैयार हो जाएगा मैं आपको भेज दूंगा सर, या क्या पीडीएफ में डालने के लिए कहूँगा। ओके ओके, थैंक ओके सर। और लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट में बता देता हूँ कि लास्ट जो मैंने 2 सब्जेक्ट लिख के दिए थे, मैं इंट्रोडक्शन ऑफ मसल्स टेस्टिंग में, उसमें 2 टॉपिक थे। पहला था मैनुअल मसल्स टेस्टिंग और दूसरा था गोनीमेंट्री, शायद आपने भी लिखा है ये। क्या लिखा है, लेकिन एमएमटी का जो लेक्चर हुआ था मैनुअल मसल टेस्टिंग का, अच्छा सर। 25 पॉइंट क्या है, उस लेक्चर को नहीं था सर। हाँ सर, तो एमएमटी के बारे में मैंने पूरी जानकारी दी थी सर, लेकिन उसमें 25 आर्टिकल्स है, मुझे आलेख है उसमें, टॉपिक है वो, उसके बारे में मैंने आपको अभी मतलब उसको रिपीट किया था कि मैनुअल मसल्स टेस्टिंग में जो मैनुअल स्नायु परीक्षण श्रेणी है उसमें 25 आर्टिकल्स है, आलेख है, 25 टॉपिक है। उसमें मैं थोड़ा सा आपको और बताता हूँ एक बार। उसमें पहला जो मैंने लिख के दिया था, अच्छा मैं शॉर्ट में बताता हूँ सर, एमएमटी मतलब मैनुअल मसल्स टेस्टिंग। ओके सर, पुरुषोत्तम सर। ओके सर, ओके। हाँ, तो मैंने पहला लिखा था एमएमटी एंकल इवर्जन, एमएमटी एंकल इन्वर्जन, थर्ड था एमएमटी डॉर्सिफ्लेक्शन, फोर्थ था एमएमटी एल्बो एक्सटेंशन, 5 था एमएमटी फोरआर्म प्रोनेशन। आप लिखना चाहते हो कि बाद में लिखोगे? बाद में लिख देता हूँ सर। ओके सर। 6 था एमएमटी फोरआर्म सुपाइनेशन, 7 था एमएमटी हिप एबडक्शन, 8 था एमएमटी हिप एडक्शन, 9 था एमएमटी हिप एक्सटेंशन, 10 था एमएमटी हिप एक्सटर्नल रोटेशन, 11 था एमएमटी हिप फ्लेक्शन, 12 था एमएमटी हिप इंटरनल रोटेशन, 13 था एमएमटी नी एक्सटेंशन, 14 था एमएमटी नी फ्लेक्शन, 15 था एमएमटी प्लांटरनल फ्लेक्शन, 16 था स्कैपुल एमएमटी स्कैपुलर एलिवेशन, 17 था एमएमटी स्कैपुलर रिडक्शन एडक्शन, 18 था एमएमटी शोल्डर एबडक्शन, 19 था एमएमटी शोल्डर एक्सटेंशन, 20 था एमएमटी शोल्डर एक्सटेंशन रोटेशन, 21 था शोल्डर फ्लेक्शन, 22 था एमएमटी शोल्डर हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, 23 था शोल्डर इंटरनल रोटेशन, 24 था रिस्ट एक्सटेंशन एंड 25 था रिस्ट फ्लेक्शन। ये इसमें अलग अलग 25 टॉपिक है, और हर एक के संदर्भ में मैं डीप में बताऊंगा आपको, ठीक है, चलेगा? ओके ओके। हाँ वर्षा जी, क्या क्या कह रहे थे आप? 20 क्या बताया आपने? शोल्डर एक्सटर्नल एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन, ओके, उपाध्याय सर सही है ना? कुछ बिल्कुल इसमें बिल्कुल गलत सही होगा है। तो जरूर मुझे ये करना, बताना। नहीं, एकदम सही बोला, ओके सर, बताया आपने। थैंक यू। देखिए कोई भी अभी अभी शोल्डर, हाँ बोलिए मैडम। 28 आर्टिकल्स है ना इसमें, तो 25 बताएंगे। हाँ 28 वो पेजेस थे, सॉरी 25 आर्टिकल्स है, 28 पेजेस थे उसमें, वो जो लिख के दिया था मुझे सर ने, वो मुझे लगा कि 28 आर्टिकल्स है शायद, इसलिए वो थोड़ा गलत से वो मुझे शब्द निकल गया कि 28 आर्टिकल्स है। ओके, तो 25 है ना? 25। ओके, थैंक यू। मैं अभी आज का जो टॉपिक है शोल्डर फ्लैक्शन, टॉपिक का नंबर 1 आप लिख लेना कि टॉपिक नंबर 1 शोल्डर फ्लैक्शन, ठीक है? अगर आपको बाद में भी आपको नोट्स मिलेंगे उसके उसके साथ भी आप लिख सकते हो, या अभी भी आप लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले किसी भी चीज़ की अगर जानकारी हम पढ़ाते हैं या आप पढ़ते हो, तो सबसे पहले उसका बेस क्या है ये जानना हमें ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी शोल्डर शोल्डर के बारे में हम अभी मैं आपको जानकारी बताऊंगी, शोल्डर का मैनुअल मसल्स टेस्टिंग कैसे होता है।
तो सबसे पहले शोल्डर की एनाटॉमी क्या है? शायद आपके शोल्डर के एनाटॉमी का सब्जेक्ट ये टॉपिक हुआ है। उपाध्याय सर, ऋषभ सर, वर्षा जी, साजिब सर। नहीं सर, है शोल्डर का पढ़ाया गया। ओके, कुछ जानकारी बता सकते हो उपाध्याय सर शोल्डर के बारे में थोड़ी एनाटॉमी? सर हमारा में हम न्यू एडमिशन है सर, अच्छा, मेरे से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, ओके तो इस बैच ओके सर। उपाध्याय सर, अभी जॉइंट पढ़ाया गया है। अच्छा 4 जॉइंट होते हैं, ओके है ना। और मसल्स के बारे में भी शुरू हुआ था, ओके किया गया है, ओके लेकिन अब वो डिसकंटिन्यू हो गया था। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी तो जॉइंट्स के बारे में ये पढ़ाया गया कि हमारे शोल्डर में जो है ओके वो चार चार जॉइंट होते हैं। ओके एसी जॉइंट होता है, और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ओके, एक्रोमियो एक्लेविकुलर जॉइंट, राइट। एंड ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, ओके, स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट। राइट। ये अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग जॉइंट का यूज, मतलब एक ही इसमें कंबाइन यूज होता है, ठीक है। तो ये जॉइंट है शोल्डर के अलग अलग, और उसमें जो बोन्स इनवैलिड बोन्स कौन कौन से क्या बता सकते हो वर्षा जी या साजिब जी या उपाध्याय सर जी? उपाध्याय सर जी आप रुक दीजिए। वर्षा जी, आपको पता है कि शोल्डर जॉइंट में कौन से बोन इनवैलिड होते हैं, मतलब कौन से जॉइंट आते हैं, बोन्स आते हैं? यस सर, इसमें एक क्लेविकल आता है, स्कैपुला आता है, ओके, और ह्यूमरस आता है। ह्यूमरस बोन आएगा ह्यूमरस, पीछे से, और सामने से क्लेविकल बोन आएगा। ओके, थैंक यू, राइट। देखिए, एमएमटी शोल्डर फ्रैक्शन, लेकिन सबसे पहले थोड़ी बहुत जानकारी हमें एनाटॉमी के बारे में पता होनी चाहिए, जो आपने सभी ने एकदम सही बताई है। तो इसमें बोन्स इनवैलिड, द शोल्डर जॉइंट्स इज अ मेड अप ऑफ द 3 बोन्स। मेन बोन्स है वो 3 बोन्स इससे अटैच है, सबसे मेन बोन्स, जिसमें पहला बोन आता है द स्कैपुलर शोल्डर ब्लेड। मतलब स्कैपुला का जो शोल्डर ब्लेड है वो ह्यूमरस से जॉइंट होता है, जिसे हम स्कैपुला शोल्डर ब्लेड कहते हैं। सेकंड है क्लेविकल, क्लेविकल इन उसको क्लेविकल का सेकंड नाम क्या है पता है सबको? क्लेविकल को और दूसरा बोन कहा जाता है, कॉलर बोन सर। राइट, थैंक यू, कॉलर बोन। एंड थर्ड है ह्यूमरस, अपर आर्म बोन। ह्यूमरस का जो अपर पार्ट होता है, देखो ये हमारा शोल्डर है, हाँ साइड बैक साइड स्कैपुलर होता है, और उसके हमें यहाँ पे आप टच किए तो हमें स्कैपुलर ब्लेड जैसा अटैच होता है हमारे ह्यूमरस के ऊपर, जो ह्यूमरस का बॉल होता है ना उसके ऊपर। और साइड में आगे देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी को वीडियो करना चालू करना तो आप देख सकते हो, तो हमारे कंधे के ऊपर एक क्लेविकल है, क्लेविकल जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं, वो भी शोल्डर से अटैच होता है। ये मेन 3 बोन है, जो आपने बताए वो भी सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट है टू जॉइंट इन द शोल्डर allow it to move the acromioclavicular joint, acromioclavicular joint where the high point of the scapula acromion meet the clavicle and the ग्लोनोह्यूमरस जॉइंट। जो उपाध्याय जो बताया आपने कि ग्लोनोह्यूमरल जॉइंट होता है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, और ये सभी जो आपने आंसर दिए एकदम सही दी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टू जॉइंट्स इन द शोल्डर अलाउ इट्स मूव द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, देन वेयर द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्कैपुला एक्रोमियम मीट द क्लेविकल एंड ग्लोनोह्यूमरल जॉइंट। ये 4 जॉइंट्स कंबाइन होते हैं, जो शोल्डर फ्रैक्चर के लिए बहुत जरूरी होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है कौन सी रक्त नलिका है जो इनमें इन्वॉल्व होती है? रक्त नलिका के बारे में, आर्टरीज विच इज इन्वॉल्व, आर्टरीज में कौन कौन सी जो आर्टरीज होती है जो इनमें इन्वॉल्व होती है, हमारे शोल्डर जॉइंट को जो ब्लड सप्लाई करती है, रक्त सप्लाई करती है।
कोई बता सकता है? क्योंकि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा जानकारी कि शॉर्ट में दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा थोड़ा सा उसका बारे में ज्ञान होना जरूरी होता है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, या आप नहीं बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें कौन कौन से रक्त नलिका शामिल होती है? हाँ उपाध्याय सर। अभी इसके बारे में नहीं पढ़ाया गया है। ओके, नो प्रॉब्लम सर, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। पहली आर्टरी है एक्सेलरी, axillary artery. Once the axillary artery reaches the bottom of the टेलर मेजर मसल्स, जो टेलर मेजर मसल्स होता है उसके बॉटम से, तो हमारे शोल्डर जॉइंट को एक्सेलरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। इट्स बिकम द ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रांचियल आर्टरी। द सबक्लेविकल आर्टरी इज लोकेटेड द collarbone. This is where blood enter the shoulder region. क्लेविकुलर आर्टरी है और एक्सेलरी आर्टरी, ये दोनों भी जो धमनियां हैं, रक्त नलिका है, हमारे शोल्डर रीजन को ब्लड सप्लाई करती है। कंधे के जोड़ को रक्त की आपूर्ति पूर्वकाल और पीछे के स्कैपुलर ह्यूमरल धमनियां, सुप्रा स्कैपुलर धमनियां, ठीक है, स्कैपुलर ह्यूमरल धमनियां और सुप्रा स्कैपुलर धमनियां, मतलब 4-5 रक्त नलिका है जिनके ब्रांचेस होती है, अलग अलग छोटी मोटी ब्रांचेस होती है। ये सभी ब्रांचेस हमारे शोल्डर जॉइंट को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। एक्सेलरी आर्टरी, ठीक है, आप नोट भी कर सकते हो, ए एक्स हाँ ए एक्स आई, राइट, ए एक्स आई डबल एल एक्सिलरी, राइट, ए एक्स आई डबल एल ए आर वाई एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। स्कैपुलर ह्यूमरल आर्टरी, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, नोट कर रहे हो या आगे बताओ, पढ़ाओ? नोट कर रहे हैं हम। ओके ओके बता दीजिए। ओके ओके। एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी के बाद क्या बताया आपने? एक्चुअल बाद में मैंने बताया है कि स्कैपुलर ह्यूमरल आर्टरी, इसके बाद मैडम, सॉरी टू से स्कैपुलर नहीं है, सरकमफ्लेक्सर ह्यूमरल आर्टरी, सॉरी टू से सरकमफ्लेक्सर ह्यूमरल आर्टरी, सरकमफ्लेक्सर ह्यूमरल आर्टरी। और थर्ड है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। क्या बताया सर? सरकम सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, सरकम सरकमफ्लेक्सर। एक्सिलरी आर्टरी हमारी टेरेस मेजर मसल्स के बॉटम से हमारे शोल्डर को ब्लड इंटर करती है, सप्लाई करती है। ठीक है, यस सर। देन इन्वॉल्व मसल्स इन्वॉल्व। अभी पहला हमारा टॉपिक हो गया है कि बोन इन्वॉल्व, कौन कौन से बोन इन्वॉल्व है इसके बारे में जानकारी हमें पता होनी चाहिए। देन सेकंड हमने थोड़ा देखा कि कौन कौन सी मसल्स होती है जो इनमें इन्वॉल्व, आर्टरीज होती है जो इन्वॉल्व होती है।
थर्ड हमारा इसमें का पॉइंट है मसल्स इन्वॉल्व। कौन कौन सी मसल्स इसमें इन्वॉल्व होती है। मसल्स का आपका टॉपिक हुआ नहीं है, फिर भी मेरे टॉपिक में जो जानकारी है मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको आगे भी जब सर पढ़ाएंगे मसल्स के बारे में, ताकि आपको पहले ही इसके बारे में पता हो। ठीक है। डेल्टॉइड डेल्टॉइड मसल्स, डेल्टॉइड मसल्स इंटीरियर, डेल्टॉइड पूर्वकाल, डेल्टॉइड मसल्स। सेकंड डेल्टॉइड मसल, ठीक है, लिखा पहला डेल्टॉइड मसल, फर्स्ट क्या? डेल्टॉइड मसल, डेल्टा। हाँ, DELTOID, डेल्टॉइड। डेल्टॉइड मसल ब्रैकेट में लिखने का है एंटीरियर, ANTERIOR, एंटीरियर मतलब पूर्वकाल, पिछला साइड। डेल्टॉइड पूर्वकाल, उसका अर्थ होता है डेल्टॉइड, ब्रैकेट में इंटीरियर, उसका अर्थ होता है डेल्टॉइड पूर्वकाल। सेकंड मसल्स है कोराकोब्रांचियलियस, कोराकोब्रांचियलियस, उसका स्पेलिंग बताता हूँ, CORACOBRANCHIALIS, कोराको। अरे आगे का हाँ बोलिए। आरे क्या बता हो गया को? CORACOBRANCHIALIS, कोरैको ब्रांचिलियस। एंड थर्ड है सपोर्टेड बाय बाइसेप मसल्स। ठीक है। कौन सा मसल? बाइसेप, बाइसेप, बाइसेप का मतलब होता है दो प्रकार, दो आकार की। बाय मतलब टू, सेप का मतलब होता है आकार। देखा जाए तो, उससे हाँ बोलिए मैडम। अंटेरियर के क्या बताया था आपने? डेल्टॉइड मसल बताया, उसके बाद अंटेरियर मसल बताया था क्या? हाँ नहीं, डेल्टॉइड इंटीरियर, जो मसल्स का पार्ट है इंटीरियर पार्ट, वो शोल्डर फ्लेक्शन के लिए पूरा वर्क करता है। डेल्टॉइड इंटीरियर मतलब डेल्टॉइड पूर्वकाल, उसका अर्थ होता है इंटीरियर, अंदर की मसल, डेल्टॉइड के अंदर की मसल। डेल्टॉइड एक्सटेंशन के लिए भी काम आता है, फ्लेक्शन के लिए भी काम आता है, एडक्शन और एबडक्शन के लिए भी थोड़ा बहुत मदद करती है। ठीक है, इसलिए इसमें डेल्टॉइड ब्रैकेट में एंटीरियर ऐसा लिखना है। हाँ बोलिए सर, ऋषभ सर बोलिए, कोई बोलना चाहते हैं। डिम्पल मांडेकर नए ज्वाइन हुए हैं, क्या आपका परिचय दे सकते हो। Yes, sir. Good afternoon. गुड Sir, I am from Nagpur. ओके My name is Dimple Udaram Mandalkar, ओके and I am in DNY's first year. ओके, यू आर मोस्ट Today वेलकम। is my first class of yours, sir. ओके थैंक यू। फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ बता सकते हो। किसके बारे में, सर? फिजियोथेरेपी, आज जो मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको फिजियोथेरेपी है, उसके बारे में कुछ जानकारी बता सकते हो आप, मतलब कुछ पता है आपको। No, sir. Actually, मेरा मतलब अभी अभी एडमिशन हुआ है, तो मुझे उतना कुछ पता नहीं है, सर. ओके कोई बात नहीं, ये मेरा 5th क्लास है, और उसके इसके पहले जो मैंने पढ़ा है इसके नोट्स आपको मिल जाएगी, ताकि आपको अच्छी तरह की जानकारी मिल जाए। ओके, सर. हाँ, मैंने आज ही फर्स्ट क्लास आपका ज्वाइन किया आज. ओके That's why I ठीक, don't know about, मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सर. एक्चुअली आ जाएगा मैडम, नो प्रॉब्लम, अभी अभी. टेंशन मत लिया हाँ, करो, आपको ओके, सब सर. हाँ. सब और हमारे यहाँ पे
अलग अलग मतलब लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, तो आपको जल्दी ध्यान में आ जाए, और पढ़ाई भी आपकी हिंदी या इंग्लिश में भी होती है ताकि आपको जल्दी में ध्यान में आ जाए। यस सर। ओके, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। रवीना। हाँ यस सर, मैं भी अभी ज्वाइन हुई हूँ। ओके न्यू एडमिशन है सर मेरा भी। ओके फर्स्ट क्लास है आपका, आज ही कर रही हूँ। ओके, मोस्ट वेलकम। कहाँ से हो आप? मैं चंद्रपुर से। ओके, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ओके, बोपारी, संजीव बोपारी। ओके, हेलो सर। हाँ बोलिए सर, आप कहाँ से हो? Sir, I am from Kolkata, ओके and I am also newly admitted at BNY first year. ओके सर। ओके, So, आपको my first class. फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ जानकारी है? No, sir, I know everything English, but I will learn. ओके, नो प्रॉब्लम सर, यू आर मोस्ट वेलकम माय क्लास। ओके सर, हिंदी में आपको लेक्चर समझ में आता है ना? कोई बात नहीं, इंग्लिश में जो बता वो सभी लोग इंग्लिश में किसी को नहीं आता है समझ में, क्योंकि सभी लोग हमारे अलग अलग भाषा से ज्वाइन होते हैं, इसलिए सभी को लेक्चर हिंदी में होता है सर। अगर कोई प्रॉब्लम जाए तो हम इंग्लिश में बता सकते हैं। ओके No problem, no problem. ओके सर। अच्छा, बोलिए रवीना जी, कुछ बोलना चाहते हो आप? हाँ सर, इसके नोट्स मिल जाएंगे क्या हमें? हाँ, नोट्स बनाना चालू है मैडम। आपको सभी मिल जाएंगे नोट्स वगैरह, सभी के बारे में आपको, और सभी नोट्स हिंदी में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। और आप सिर्फ सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू लेक्चर ज्वाइन कीजिए, ताकि जो पिछला लेक्चर आपका लेक्चर मिस हुआ है वो तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, वो सिंपल था, लेकिन आगे आने वाला जो लेक्चर होता है ना वो डीप में होता है, इसलिए आप हर वक्त हर समय, और जिस दिन आपको मैसेज मिल जाएगा ग्रुप पे कि है लेक्चर, तो आप सभी लोग समय निकाल के आपके लिए और हमारे लिए ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ओके, मोस्ट वेलकम। ठीक है, देखिए डेल्टा लिखे मसल्स के बारे में लिखा है, मैं सभी को बताया, हम शोल्डर जॉइंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है मैंने। शोल्डर जॉइंट में तीन प्रकार के बोन्स होते हैं, जिसमें स्कैपुला शोल्डर ब्लेड होता है, साथ साथ में क्लेविकल, जिसे कॉलर बोन कहते हैं, और ह्यूमरस अपर आर्म बोन, यानी तीन बोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। साथ साथ में टू जॉइंट इन द शोल्डर allow it allow it to move the acromioclavicular joint. Then where is the highest point of the scapular acromio meet the clavicular and glenohumeral joint. ठीक है, उसके साथ में मैंने आर्टरी के बारे में बताया था। फर्स्ट आर्टरी जो हमारे शोल्डर के लिए ब्लड सप्लाई करते हैं, एक्सिलरी आर्टरी, देन सर्कमफ्लेक्सियर ह्यूमरल आर्टरी एंड सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। ये तीन मेन आर्टरीज है जो हमारे शोल्डर को ब्लड इंटर करती है, सप्लाई करती है। देन मसल्स इन्वॉल्व बताया, जो मसल्स में पहले मसल्स है डेल्टॉइड इंटीरियर यानी डेल्टॉइड पूर्वकाल। सेकंड आर्टरी क्या बताया आपने? सेकंड आर्टरी सर्कमफ्लेक्सल ह्यूमरल आर्टरी, सर्कमफ्लेक्सर ह्यूमरल आर्टरी। डेल्टॉइड, देन मसल्स के बारे में बताया, डेल्टॉइड इंटीरियर एंड डेल्टॉइड पूर्वकाल मसल। सेकंड मसल बताइए कोरेकोरो ब्रांचिलियस मसल्स बताई, और देन बाइसेप सपोर्टेड मसल बाय बाइसेप मसल सपोर्ट करती है। मसल्स का इस वर्क क्या होता है? ये मसल का वर्क होता है मोबिलाइजेशन करना, हमारे जॉइंट का रेंज बढ़ाना। इस मसल्स का काम होता है हमारे शोल्डर का फ्लेक्शन करना। ठीक है, फ्लेक्शन का मतलब होता है हाथ ऊपर उठाना। हमारा शोल्डर 90 डिग्री फ्लेक्स करता है। नॉर्मल रेंज में नॉर्मल व्यक्ति का जो शोल्डर फ्लेक्शन होता है वो 19 डिग्री तक होता है, 90 डिग्री तक होता है। इसमें अगर इसकी टेस्टिंग की जाए, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आए तो उसका शोल्डर स्टीप हो, या शोल्डर में कुछ गड़बड़ी हो, या शोल्डर में कुछ मूवमेंट ना होती हो, शोल्डर में इंजरी हो गई हो,
कुछ ऐसे कारण होते हैं जो शोल्डर को मोबिलाइजेशन करने में दिक्कत जाती है। अलग अलग कारण होते हैं, जैसे एक्सीडेंटली कारण होता है, अ, किसी को एक्सीडेंट तो किसी को या स्टिप हो गया, या वात जैसे हम पिछुला बोलते हैं वात का प्रॉब्लम होता है, किसी को किसी का अगर मार लग गया उसके कारण भी हमारा शोल्डर मोबिलाइजेशन स्टॉप हो जाता है। जैसे कि अभी देखा जाएगा, अगर शोल्डर फ्लेक्शन करते वक्त पेशेंट को कुछ तकलीफ होती है तो हमारे जो डेल्टॉइड और कोरम ब्रांचेस और बाइसेप मसल्स होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे पास पेशेंट आए तो उसका एमएमटी कैसे करने का शोल्डर फ्लेक्शन के लिए, तो एमएमटी करते वक्त रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए कि वो बैठा होना चाहिए चेयर के ऊपर। देखो एमएमटी में ऐसे, एमएमटी में क्या होता है, मैनुअल मसल टेस्टिंग शोल्डर फ्लेक्शन हमें अगर चेक करना है तो सबसे पहले रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। रोगी की स्थिति मतलब पेशेंट की स्थिति होनी चाहिए पूरी तरह दोनों भी पैर नीचे जमीन से लेटे हुए, हमारे मतलब नीचे का पार्ट जो होता है जमीन के, जैसे हम बैठते हैं चेयर के ऊपर वैसे, और लेटे हुए हैं जैसे हम चेयर पे बैठते हैं, और हाथ सीधा कंधे के लाइन में। नॉर्मल व्यक्ति 90 डिग्री तक हमारा जो है शोल्डर, किसी को वीडियो देखना हो तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, तो देखना हो तो देख सकते हो आप, ठीक है। वीडियो भी ऑन कर सकते हो अगर आपको करना हो तो, ठीक है। अगर देखिए अभी हमारा एक शोल्डर है, शोल्डर के अगर 90 डिग्री हमें पेशेंट को मैनुअल मसल्स टेस्टिंग करना है, मतलब उसको मसल की टेस्टिंग करनी है। शोल्डर मसल में जो मैंने 3 मसल्स बताई वो हमारे शोल्डर का फ्लेक्शन करती है, और हमारा आज सबसे पहला टॉपिक है शोल्डर फ्लेक्शन। शोल्डर फ्लेक्शन अगर हमें चेक करना है, टेस्ट करना है, तो सबसे पहले हमें रोगी को पेशेंट को किस तरह से बिठाना है, मतलब एकदम सिटिंग पोजीशन में रिलैक्स में बिठाना है, और थेरेपिस्ट की पोजीशन जिस साइड का शोल्डर हम फ्लैक्स कर रहे हैं, जिस साइड का लेफ्ट हो या राइट हो, उस साइड में हम थेरेपिस्ट की पोजीशन होनी चाहिए। जैसे कि लेफ्ट साइड, अगर हम राइट साइड हम फ्लैक्स कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो थेरेपिस्ट की पोजीशन राइट साइड ही होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल पेशेंट 90 डिग्री तक हमारा शोल्डर फ्लेक्शन करेगा, लेकिन अगर कोई पेशेंट हमारे पास शोल्डर प्रॉब्लम का आता है तो वो नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना है ग्रेड 1 में पेशेंट नो मूवमेंट करेगा, कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा। ग्रेड 0 में कुछ भी मूवमेंट पेशेंट की नहीं होगी। देखो इसमें ग्रेड बहुत जरूरी होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 5। इस 5 तरीके से हमारे इस मसल्स की टेस्टिंग को जाना जाता है। अब ये कैसे होती है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैनुअल मसल टेस्टिंग ग्राइंडिंग सिस्टम क्या होती है। मैनुअल मसल टेस्टिंग ग्राइंडिंग सिस्टम, ये टेस्टिंग करने के पहले जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए आप नोट भी कर सकते हो, मैनुअल मसल टेस्टिंग ग्राइंडिंग सिस्टम मतलब पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन किस तरीके से चेक कर सकते हैं, ये पूरा ग्राइंडिंग पर ऊपर होता है, ग्राइंडिंग सिस्टम पर निर्भरित होता है। ग्राइंडिंग सिस्टम कैसे ध्यान रखने की मैं आपको बताता हूँ। समझने में कोई दिक्कत आ रही है, समझ में आ रहा है? हाँ उपाध्याय सर, जो बता रहे हैं उसका स्पेलिंग जरा बताइएगा। मैनुअल मसल टेस्टिंग ग्राइंडिंग सिस्टम सर, स्पेलिंग बता दीजिए जरा सर। अच्छा देखिए सभी करना हो तो सभी कर सकते हैं। MANUAL मैनुअल, MUSCLE मसल, TESTING टेस्टिंग, ग्राइंडिंग GRANDING ग्राइंडिंग, सिस्टम SYSTIM सॉरी सिस्टम, मैनुअल मसल्स ग्राइंडिंग सिस्टम। इसमें आप कॉलम भी कर सकते हो,
थोड़ा सा वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा, देखो यहाँ पे मेरे पास ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा कैसे करना है। तो देखो एक टेबल बनाना है। ओके, थैंक यू। मैं बैक कैमरा करके आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को? दिख रहा है। दिख रहा है, ओके ठीक है। देखिए मैं पहले मतलब निकाल लेता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको ऐसा देखिए, मैंने आपको दिख रहा है ये ब्लैंक टेबल बनाना है आपको, दिख रहा है सभी को? मैंने देखा सिर्फ लिखा है, जीरो दिख रहा है आपको, ठीक है। ये ग्रेड है, जी लिखा है मैंने ऊपर, ये ग्रेड है। ऐसा टेबल लिख के आपको एक ऐसे 6 लाइन तैयार करनी है, ठीक है। और इसके बीच में क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा। जीरो, हमारा ग्रेड है 0 से 5 तक मसल्स टेस्टिंग करने का, तो वो मैं आपको बताऊंगा। 0 इस लाइन में क्या लिखना है वो बताऊंगा, 1 इसमें जीरो लाइन क्या लिखना है वो बताऊंगा, 2 इसमें क्या लिखना है वो बताऊंगा, 3 इसमें क्या लिखना है वो बताऊंगा, 4 इसमें क्या लिखना है वो बताऊंगा, और 5 इसमें क्या लिखना है बताऊंगा। और ये हमें पूरा दिमाग में फिट करना है, क्योंकि इसके ही सहारे हम पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन या मोबिलाइजेशन या मसल्स रेंज हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके रजिस्टर के ऊपर करना है। ये मैंने सिंपल लिखा है, लेकिन आपका जितना अच्छा लिख आप कर सकते हो उतना उतना अच्छा आप लिख सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। हाँ, ये जी लिखा है, ये ग्रेड है, ठीक है। ये पूरा आप GRADE ग्रेड लिख सकते हो, मैंने सिर्फ जी लिखा है, ठीक है। इसके ऊपर पूरा MMT हमारा पढ़ाया जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा क्या जाएगा मैं आपको, लेकिन इसमें स्पेस रखने का है ना। अगर आपके पास रजिस्टर है तो ये जीरो का कॉलम करने के बाद इसमें 3 या 4 लाइन छोड़ के आपको दूसरा कॉलम नंबर 1 बनाना है, उसमें 3 या 4 लाइन छोड़ना है, और दूसरे में 3 या 4 लाइन छोड़ना है, तीसरे में 3 और 4 लाइन छोड़ना है। लिखने के लिए दिक्कत न जाए, स्पेस होना जरूरी है, ठीक है। 1 0 2 3 4 5 सभी के बीच में, सभी के ये टेबल्स में 3 3 4 4 लाइन छोड़नी है लिखने के लिए। हेडलाइन लिखने का है हमें, ठीक है। हेडलाइन लिखना है मैनुअल मसल्स टेस्टिंग, ठीक है, ग्राइंडिंग सिस्टम। अगर हो गए होंगे तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हो, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी। हाँ सर, बोलिए। सर वो जो आपने बोला कि ग्राइंडिंग सिस्टम, इट विल बी ग्राइंडिंग और ग्रेडिंग? सॉरी सर, ग्रेडिंग है, शब्द आगे सर, ग्रेडिंग। इट विल बी मोस्ट प्रॉब्ली ग्रेडिंग सर। ओके सर, थैंक यू। अगर कोई भी वेलकम चीज़ मेरी गलत हो तो आप जरूर कहिए, ठीक है। नो प्रॉब्लम। ओके सर, यू आर मोस्ट वेलकम। ग्रेडिंग सिस्टम, ओके। ग्रेडिंग सिस्टम हो गया सबका लिख कर, आगे बताओ। ठीक है, टू बी कंटिन्यू।
ओके, देखिए ग्रेड 0 आपने सभी ने 3-3 लाइन, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन छोड़ी है ना उस बीच में, टेबल के बीच में सभी ने छोड़ी है, यस और नो? छोड़ा है। ओके सर, अगर कोई दिक्कत जाए, कुछ और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना, ठीक है? ग्रेडिंग सेल रेंज 0 to 5, ठीक है? ऊपर आपने हेडलाइन लिखा होगा मैनुअल मसाज टेस्टिंग ग्रेडिंग सिस्टम। ओके, मुझे JRA ग्राइंडिंग उच्चारण हो गया था इसलिए मैं सॉरी करता हूँ, ठीक है? मैनुअल मसाज टेस्टिंग ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है? 0 ग्रेड 0, ठीक है? ग्रेड 0 के बाद लिखना है NONE नॉन, NONE, ठीक है? NONE, उसके नीचे लिखना है कुछ भी हलन चलन नहीं, NONE नॉन, उसके नीचे लिखना है कुछ भी हलन चलन नहीं, या उसके बाद भी लिख सकते हो। 0 में लिखना है ना? हाँ 0 ग्रेड, बताया आपने? हाँ ग्रेड 0 नॉन NONE कुछ भी हलन चलन नहीं, ठीक है? या नो? यस। NONE, हाँ सर, नो मूवमेंट चलेगा, राइट, नो मूवमेंट, नो विजिबल और पाल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब किसी भी तरह का हलन चलन या किसी भी तरह का उसमें मोबिलाइजेशन नहीं है, एकदम सही है। कोई भी दृश्यम या कोई भी स्पष्ट सकुंचन नहीं या हलन चलन नहीं है, ठीक है? लिख लिया सभी ने कि कोई दिक्कत है पूछ सकते हैं? एक मिनट, ग्रेड 0 सेकंड कॉलम में लिखना है नॉन, मतलब नो मूवमेंट, उसके बाद में थोड़ा मतलब लॉन्ग लिखना है कि नो विजिबल और पाल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब किसी भी तरह का संकुचन, मतलब हलन चलन स्पष्ट उसमें नहीं है। मैंने पहले भी लिख दिया कि नॉन मतलब कुछ भी, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट मतलब कोई भी मूवमेंट या मोबिलाइजेशन उसमें नहीं है, 0 एकदम। लेकिन उसमें अगर आप लिखना है तो आप ये भी एक सेंटेंस लिख सकते हो आगे, नो विजिबल और पाल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब किसी भी तरह का स्पष्ट संकुचन नहीं होता, नो मूवमेंट, नो कॉन्ट्रैक्शन। ओके, समझ में आ गया? फिर से बताऊं? उपाध्याय सर, ऋषभ जी? ठीक है, ये समझ में आ गया सर। ओके सर, सेकंड कॉलम में लिखना है ग्रेड 1, ग्रेड 1 ट्रेस, TRACE, ट्रेस, मतलब कुछ तो भी निशान है, कुछ तो भी हलन चलन दिख रही है, ट्रेस निशान। आगे लिखना है विजिबल और पाल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन विथ नो मोशन, ग्रेड 1, बिना किसी गति के दृश्यम या स्पष्ट संकुचन, ग्रेड 1, मतलब बिना किसी गति के दृश्यम, थोड़ा बहुत हलन चलन दिख रहा है, थोड़ा बहुत, बिना किसी गति नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत हलन चलन दिख रहा है, थोड़ा बहुत निशान है हलन चलन के। VISIBLE palpable, PALPABLE contraction, COTRASCTION। ओके,
ओके। ग्रेड 1 ट्रेस, कुछ तो भी निशान है, उसमें आगे लिखना है विजिबल और पल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन विथ नो मोशन। ग्रेड 1 बिना किसी गति के दृश्यम या स्पष्ट संकुचन, मतलब थोड़ा बहुत गति ना होते हुए थोड़ा बहुत संकुचन यानी हलन चलन दिख रही है। ठीक है। ग्रेड 2 ग्रेड 2 पुअर, POOR, पहले बॉक्स में लिखना है ग्रेड 1, सेकंड बॉक्स में लिखना है पुअर, कॉलम में पुअर मतलब हिंदी में पुअर का मतलब गरीब होता है, थोड़े धीमे से। ऋषभ सब सही है ना? पुअर। आगे लिखना है, ये लिखना हो गया ग्रेड 2 पुअर। हाँ ऋषभ सर कहिए। आगे बताओ। हाँ, फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। फुल हाँ ऋषभ सर कहाँ, बोलिए। फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ ग्रेड 2 फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेड 2 में कुछ भी आवाज नहीं आ रही सर। ग्रेड 2 और 4 इतना ही सुनाई दिया सर, उसके आगे कुछ सुनाई नहीं दिया। सर फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके सर, आगे आगे आवाज। फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके ओके। उपाध्याय सर। हाँ सर। हाँ सर, हाँ लिख लिया सर, आ गया ध्यान में। हाँ हाँ। अच्छा, फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो सर हाँ साजिब जी बोलिए। actually it will be full range of motion against gravity. ओके Against gravity sir, most probably it will be in third grade. सर थर्ड में क्या आता है ना, थर्ड में फायर आता है, ग्रेड 3 में FAIR फेयर, निष्पक्ष आता है उसमें। फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी और फुल रेंज ऑफ मोशन। हाँ सर, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ। हाँ सर बोलिए बोलिए सर। Sir, most probably the gravity against gravity it will be in the third grade. Means care. यस सर, यू आर एक्चुअली You are राइट। telling about force, sir. Force there will be in a horizontal plane, sir. ओके सर, यू आर एक्चुअली राइट, बट देखिए सेकंड में पुअर थोड़ा स्लोली होता है ना, उसमें
पूर्ण रोम से गुरुत्वाकर्षण समाप्त तो होता है, इसलिए थोड़ा बहुत ग्रेविटी शायद रहता है। हाँ ठीक है, आपने भी बताया वो भी सही है। But gravity, actually, sir, it will be most probably in a horizontal plane. You please check, sir. ओके सर, Maybe I am wrong, but as ओके far I know, sir, it will be in horizontal plane. ओके सर, आई एम अंडरस्टैंड, बट सभी को समझ में आ जाए ऐसा आप थोड़ा हिंदी में बता सकते हो, क्योंकि कुछ लोग को इंग्लिश आती नहीं है सर। ठीक है, मुझे तो आ गया। ओके सर, ताकि ये प्रश्न सभी का हो सकता है। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि ग्रेड 2 में यस सर, वो कंटेंट आएगा पूर्ण, बट उसका जो डिटेल में है ना सर, ROM मींस फुल रेंज ऑफ मोशन। हाँ सर, वो सर आएगा इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, मींस अगेंस्ट ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, मींस खड़ा जो होता है, हाथ जो खड़ा करते हैं हम लोग। ओके, और जो थर्ड ग्रेड में आएगा सर, अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब जो माध्याकर्षण होता है सर, उसका अगेंस्ट में। ओके, आप मैं गलत भी हो सकता हूँ, प्लीज नो सर, ओके, आई विल चेक फॉर नेक्स्ट टाइम। लेकिन आपने बताया वो भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत मेरा भी कुछ शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, कोई बात नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना है। मैं श्योर हूँ सर, मैंने इसको पढ़ा था इसलिए मैं 100% श्योर हूँ सर। ओके, नो प्रॉब्लम सर, यू आर वेलकम एंड थैंक यू। ओके, वेलकम सर थर्ड अपने सेकंड लिखा है ना, थर्ड लिखना है। ओके सर, मैं चेक कर लूँगा, नो प्रॉब्लम सर, अगर गलत होगा तो उसका मैं क्लियर कर लूँगा। ओके, थर्ड लिखा है फायर, मतलब निष्पक्ष। इसमें होता है फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पूर्ण रोम, मतलब पूर्ण ताकत। ग्रेड 3 फेयर, निष्पक्ष, फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। ये ग्रेड 3 में लिखना है। ग्रेड 4, ग्रेड 4 गुड, अच्छा, बेस्ट, मतलब गुड का मतलब होता है अच्छा, अच्छा ही तरीके से। आगे लिखना है फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, मॉडरेट रेजिस्टेंस। साजिद सर राइट है ना? ओके सर, यू आर मोस्ट वेलकम। ग्रेड 4 गुड, मतलब अच्छा। आगे लिखना है फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, मॉडरेट रेजिस्टेंस, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पूर्ण रोम, मध्यम प्रतिरोध, मतलब मीडियम रेजिस्टेंस। ग्रेड 5, ग्रेड 4 हो गया, नोट करना, सबका नोट करना होगा। ग्रेड 5, ग्रेड 4, ग्रेड 5 बता रहा हूँ। ग्रेड 5 नॉर्मल, ग्रेड 5 नॉर्मल यानी साधारण। आगे लिखना है फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पूर्ण रोम, अधिकतम प्रतिरोध, फुल रेजिस्टेंस। ग्रेड 5। हो गए, 5 भी नोट हो गए कि फिर से एक बार रिपीट करूं? हो गए हैं। ओके सर, थैंक यू। सर ओके, देखो ग्रेड 2 में कुछ मिस्टेक है, ताकि अगले इसमें मैं बताऊंगा। कुछ हो सकता है शायद मिस्टेक मेरे से हो भी हो गई है, या एक आधा उसमें वर्ड होगा वो भी शायद गलत हो सकता है, या सही भी हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में नेक्स्ट क्लास में दूंगा, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। सभी ने लिख लिया होगा, मैनुअल मसल्स टेस्टिंग ग्राइंडिंग सिस्टम। ठीक है, ये हमारा मेन आज का जो टेबल लिखा आपने, उसमें ग्रेड 0
ग्रेड जीरो किसने लिखा? ग्रेड जीरो आप बताइए ताकि मुझे समझ में आ जाए। ओके बोलिए ग्रेड जीरो। साजिब जी ग्रेड जीरो। यस सर। हाँ सर ग्रेड जीरो पहला कॉलम बताइए सर। सर ग्रेड 0 नो एक्टिविटी। ओके नो एक्टिविटी, नो विजिबल और नो पाल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन, राइट। ओके थैंक यू। देन ग्रेड वन उपाध्याय सर, ग्रेड वन। हाँ सर। ग्रेड वन। ग्रेड 1 ट्रेस ओके विजिबल और पल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन। थोड़ा विथ बहुत विथ हिलेगा डुलेगा। ओके कुछ ना कुछ हलन चलन है। विजिबल और पाल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन विथ नो मोशन, बिना किसी गति के दृश्यम या स्पष्ट संकुचन, ग्रेड वन। ओके ग्रेड टू। साजिब जी, साजिब सर आप ही बताइए क्योंकि कुछ हो सकता है मिस्टेक। ग्रेड टू आप ही बता दिए ताकि सबको समझ में आ जाए। ग्रेड 2 description tool ओके full range of motion on the horizontal plane. ओके थैंक यू सर, ये नोट करके रखूंगा मैं और चेक भी करूंगा, चलेगा? ओके सर। वर्षा जी गेट थ्री बताइए। गेट क्या थ्री। बताया सर आप? गेट थ्री। गेट थ्री लिखा आपने? नहीं सर। ओके गेट थ्री में होता है। हाँ बोलिए। फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पूर्ण रोम, राइट लिखा है ना आपने? सर ग्रेड 3 में क्या आएगा? जैसे कि आपने ग्रेड 2 में बताया पूर्व, फर्स्ट में बताया ट्रेस, 3 में फायर ही आएगा ना? फेयर आएगा, क्या आएगा? FAIR फेयर, एफ निष्पक्ष। ओके फेयर। देन दीपाली आपने नोट किया है क्या? सर डिम्पल बोल रहे क्या? सॉरी हाँ डिम्पल सॉरी। ओके हाँ यस सर। ग्रेड फोर। द हाँ फोर्थ ग्रेड इज गुड गुड अच्छा हाँ। हाँ that is a full range of motion against gravity, ओके moderate resistance राइट। and a medium resistance. फुल रेंज ऑफ ओके फुल रेंज ऑफ मोशन ग्रेविटी मॉडरेट हाँ रेजिस्टेंस, गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पूर्ण रोम, मध्यम मध्यम प्रतिरोध, राइट एकदम सही। और अभी राखी, राखी जी आपने नोट किया है? रवीना जी यस सर किया है। ग्रेड फाइव। नॉर्मल ओके नॉर्मल हाँ फुल रेंज मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, फुल रेंज ऑफ फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम, हाँ सर। ओके थैंक यू, आप सभी ने सही तरीके से लिखा। और ये हमें हमारे मेमोरी में फिट करना है क्योंकि मैनुअल मसल टेस्टिंग जिस भी चीज़ की, जिस भी जॉइंट की करेंगे या जिस भी मूवमेंट की करेंगे तो उसमें इसका होना बहुत ज़रूरी है, इसका पूरा अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी रिपीट करके रखिए ताकि हर एक का मैनुअल मसल टेस्टिंग में हमें ये उसका यूज़ करना है, ठीक है? अगर आपको अभी कोई आपको कोई दिक्कत हो 5 मिनट हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। साजिद सर, डिम्पल डिम्पल जी, उपाध्याय सर, रवीना जी। अभी तो सर कुछ ऐसा एक मिनट एक एक करके बोलिए। ओके अभी तो कुछ ऐसा डिफिकल्टी नहीं लग रहा है जितना बताया आपने। ओके सर, क्योंकि धीरे धीरे बताने का मतलब यही है कि आपको समझ में आ जाए थोड़ी सी, इसलिए थोड़ा सा मैं समय लेता हूँ ताकि मुझे भी बताने में कोई दिक्कत ना जाए और आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यस सर, 8 के
मतलब हमारा पहला क्लास था, मतलब अच्छा लगा सर। अभी कैसे अभी कंटिन्यूटी रखेंगे तो पूरा फिर समझ में आ जाएगा कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, है ना। ओके, कोई बात नहीं है। सभी के लिए सभी के लिए तो मैं एक बार रिपीट करूंगा कि अब तक 5 भी क्लास में हुआ क्या है, थोड़ा सा रिपीट करके मैं आपको बताऊंगा। और जो कंटिन्यू टॉपिक है वो कंटिन्यू बाद में करूंगा। ठीक है, आप सभी हाँ के सर, लिए। थोड़ा मतलब ब्रीफ में जैसे आप बता देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है अभी। नहीं, अभी सबसे जो फर्स्ट क्लास हुआ है, मतलब परिचय हुआ फिजियोथेरेपी का, मतलब परिचय हुआ, जैसे फिजियोथेरेपी की हिस्ट्री हुई, और आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ाए जाएंगे वो भी मैंने ये 3-4 क्लास में बताया है। वो थोड़ा सा मैं रिमाइंड करूंगा, जो आज बहुत सारे लोग नए ज्वाइंट हुए हैं, मैं सबके लिए थोड़ा रिमाइंड करूंगा 10-15 मिनट का अगले क्लास में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आज हम सर जो टॉपिक है फिजियोथेरेपी, वो क्या मतलब, उसका मतलब क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, और क्यों ये बहुत ज़रूरी है। हमारे नेचुरोपैथी के साथ साथ फिजियोथेरेपी भी जरूरी है साथ साथ में। दोनों भी सेम ही है, क्योंकि मेडिकल साइंस में हमें दवाई गोली इंजेक्शन या ऑपरेशन इस मेथड का यूज़ करके हमें उपचार किया जाता है। वैसे नेचुरोपैथी और फिजियोथेरेपी में किसी भी दवाई गोली या ऑपरेशन या इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जाता। विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंजेक्शन, विदाउट ऑपरेशन का हमें उपचार किया जाता है। सेम ही है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। साजिद जी, कुछ प्रॉब्लम? नो सर, ओके ओके सर। सर समझ में आता है ना? यस सर। ओके, अगर कोई गलती हो तो आप बीच में बता सकते हो, ठीक है? जैसे आज बताया, कुछ कम ज़्यादा हो तो बता सकते हो, क्या? नो प्रॉब्लम। ओके। सर एक क्वेश्चन पूछूं मैं? हाँ, बोले। सर मतलब कैंप की प्रेडिक्टेड डेट पता है क्या सर आपको? मैडम, अभी हमारे दोनों भी सर, अक्षय सर और पाटिल सर वर्धा गए हैं, वहाँ पे भी कैंप है। वो कल शाम को आएंगे या आज शाम को आएंगे, कल परसों सोमवार को मीटिंग होगी, उसमें डेट फिक्स होगी। आपको ग्रुप पे आपको बताया जाएगा। लेकिन सबको रिक्वेस्ट है, सभी लोग कैंप को आ जाए, ताकि आपको सही तरीके से प्रैक्टिकल क्या होता है समझ में आ जाए, और पेशेंट में आपकी थेरेपी ट्रीटमेंट प्रैक्टिकल हो जाए। ठीक है? यस सर। ओके, सभी को हैव अ नाइस नाइट, और सभी को नमस्ते। मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है? ओके सर। ओके सर, बाय सर। बाय बाय, थैंक यू।